में कुदरत के कहर की, चाहे वो पहाड़ हो या फिर मैदान, कुदरत अपना कहर बरपा रही है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके के हालात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कश्मीर के गांदरबल की ये तस्वीर है, जहां पर बादल फटा और बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया। ये तस्वीर कश्मीर के गांदरबल की है, जहां पर आप देखिए कि गाड़ियों पर किस तरीके से मलबा चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात अब दूसरी तस्वीर की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं। सेना और वायुसेना दोनों जुटी हुई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ आई है, ग्लेशियर पिघलने से तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। यानी कि हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान और देश के बाहर भी, चीन की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहां से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो तबाही और बर्बादी यहां पर देखी जा रही है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? क्या कोई बड़ा खतरा है जो इस समय देश पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ों पर कुदरत अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ खिसक रहे हैं, दरक रहे हैं। भूस्खलन से लोगों की जानें जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार भी मॉनसून तबाही मचा रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी मॉनसून ने हिमाचल को गहरे जख्म दिए। राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बरसात का तांडव देखा गया। तो क्या ये किसी महाप्रलय का संकेत है? क्या ये कुदरत की चेतावनी है? बहू और बेटी जो थे सब चले गए। हिमाचल प्रदेश के रामपुर जिले के समेज गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का कार्य किया गया। सेना के जवानों ने 2 अस्थायी पुल बनाए। मलबे में फंसे कई लोगों की तलाश अब भी जारी है। अगर कोई व्यक्ति कहीं फंसा हो तो उसको ड्रोन की मदद से ढूंढा जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी, होमगार्ड के जवान करीब 85 किलोमीटर एरिया में सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। टोटल 32 घर हैं, तो जिसमें से तकरीबन हमारे 27 हमारे पूरी तरह से हमारे जो क्षतिग्रस्त हो गए, जिनका कोई निशान नहीं बचा है। इस बीच उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हजारों श्रद्धालु केदारनाथ में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए 3 दिनों से बचाव अभियान चल रहा है, जिसमें 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। कुछ लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा एयरलिफ्ट किया गया। अधिकारियों ने कहा कि केदारनाथ, बिमली और गौरीकुंड में 1300 से अधिक श्रद्धालु फंसे हैं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। श्रद्धालुओं को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। भारतीय वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी कुछ श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि बार बार पहाड़ों पर आखिर इस तरह की आपदा क्यों आ रही है? क्या कुदरत वाकई नाराज है या इंसान अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है? बादल फटने जैसे प्राकृतिक आपदा को इंसान नहीं रोक सकता, लेकिन उसके बाद आने वाली तबाही को रोका जा सकता है। हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन से गांव के गांव तबाह हो गए, लेकिन भूस्खलन होता क्या है? दरअसल भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से चट्टान, मिट्टी या मलबा का एक बड़ा हिस्सा अचानक तेजी से नीचे की ओर खिसकता है। सवाल ये कि भूस्खलन के कारण क्या है? भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ता है। जंगलों में आग से मिट्टी कमजोर होती है। संवेदनशील इलाकों में अतिक्रमण एक बड़ी वजह है। पहाड़ों पर अनियंत्रित खनन वजह है। जंगलों की कटाई बड़ा कारण है। इन कारणों पर गौर करें तो साफ पता चलता है कि इंसान अपनी आदतें सुधार ले तो इन मुसीबतों से बच सकता है। कहीं ना कहीं इंसानी गलतियों की वजहों से आपदाएं आती हैं और अपने पीछे छोड़ जाती हैं तबाही की निशानियां। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अयोध्या मामले पर हो रही सियासत की करेंगे। किस तरीके से समाजवादी पार्टी डीएनए को लेकर लगातार सवाल कर रही है कि आरोपी का डीएनए करवाया जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार की बात करें तो एक के बाद एक कार्रवाई का जो सिलसिला है वो इस समय अयोध्या में लगातार जारी है। लेकिन सवाल सपा की मंशा पर भी उठ रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या में गैंगरेप मामले में एक और विपक्ष की सियासत जारी है तो दूसरी ओर योगी सरकार सख्त दोषियों पर कड़े एक्शन ले रही है। मामले में अब एक और पुलिस सिपाही के खिलाफ एक्शन लिया गया। भदरसा पुलिस चौकी में तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया। मामले को लेकर इस पुलिस चौकी से ये तीसरा सस्पेंशन है। इससे पहले एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जा चुका है। सपा नेता और मुख्य आरोपी मोहित खान की संपत्ति और अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही आरोपी सपा नेता की अन्य संपत्तियों की भी जांच जारी है। वहीं दूसरी ओर आज बीजेपी का डेलीगेशन पीड़िता के परिवार से मिला।
बच्ची की आवाज पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरा प्रदेश सुन रहा है। उसके दर्द से सब कोई अवगत हो रहा है, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंग रही है और ये भी डीएनए के भी जांच की बात कर रहे हैं। बजाय उस अपराधी को दंड देने की मांग के ये मांग करें कि डीएनए कराया जाए। अब पीडीए नहीं है, अब डीएनए है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी हास्यास्पद और निर्लज्जतापूर्वक व्यवहार है। आरोप लग रहे हैं कि सपा नेता पीड़िता के परिवार को डरा धमका रहा है। केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। वहीं अखिलेश यादव ने मामले में डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की तो सियासत तेज हो गई। सपा के नेताओं से पता चलता है कि निषाद विरोधी हैं। इनकी सरकार थी तो न कोई डीएनए टेस्ट कराया तो न नार्को कराया। यह जातियों में बांटकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवशील हैं, तो वो उन्होंने डीएनए टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। बहरहाल पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और बाबा के राज में आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होनी तय है। लेकिन सवाल ये कि समाजवादी पार्टी आरोपी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आरोपी मोहित खान को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या वाकई सपा को अपना वोट बैंक खिसकने का डर है? और अगर ऐसा है तो क्या वोट बैंक के डर से सपा अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।